नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे विषय को शुरू करने वाले हैं जिसे आपका एक क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना है। तो ये काफ़ी 3 से 4 लेक्चर्स आपका इस पे होगा और इसको हम लोग जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या एलपीजी पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, इसके बैकग्राउंड में भी हमें कुछ झाँक कर देखना होगा। चूँकि अक्सर ये पूछा जाता है कि 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, किस तरह के सोशल चेंज हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, ये बड़े पैमाने पर आपको देखने की ज़रूरत है। और अगर आप पूरे लेक्चर्स को देखते हैं तो इससे जो आने वाले क्वेश्चंस है उसका आप आंसर आसान तरीके से कर पाएंगे। और इसका मैंने पूरी बेहतरीन तरीके से पीपीटी प्रेजेंटेशन आपका बनाया है जो आप सभी के लिए आंसर राइटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं 1991 का इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जो 1990 की बात करते हैं, 1991 में चूँकि पॉलिसी आई थी, 1990 का जो क्राइसिस था बेसिकली वो क्राइसिस एक दिन में नहीं आया था, एक लंबे समय से चलते आ रहा था, जिसका परिणाम है कि हमारा जो 90 के दशक में हमारी जो अर्थव्यवस्था के पास यानी भारत के पास है, जो कर्ज लिए थे या जो ऑयल इंपोर्ट करते थे उसको चुकाने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहता और बहुत कम समय के लिए, सप्ताह 2 सप्ताह के लिए ही बच गया था। तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वैसे देखिए, जो 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसके पहले जो लाने का यानी कि 1990 में जो क्राइसिस आया था उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें प्रमुख कारण था कि जो यूएसएसआर है उसका ब्रेकअप हो गया, क्लैप्स कर गया। और दूसरा बड़ा कारण है कि गल्फ वार है। और तीसरा है कि जो आपका जो है हमारे यहाँ लगातार जो हम लोग बड़े पैमाने पर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट जो कर रहे थे, वो हमारा 3 समस्या प्रमुख था, जिसके कारण हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ और हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी हमें लोन देने के लिए मना कर दी कि हम आगे आपको लोन नहीं दे सकते। चूँकि उस समय के मोदी के जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि भारत का जो क्रेडिट रेटिंग सही नहीं है, गिर गया है, पता नहीं जो हम लोन देंगे चुका पाएगा कि नहीं। तो दोबारा कोई भी देश या कोई भी आपका जो बैंक यानी कि विश्व बैंक इसे लोन देने से पीछे यानी लोन देने से बच रही थी। तो चलिए हम लोग देखेंगे, पहले हम एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा एलपीजी है यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, उसका जो है इसका जो बैकग्राउंड हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म वेल बिल्ट ऑन द पिलर ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली देखिए, अभी एक भी पता चले कि भारत यानी 91 के पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में था और यानी कि सारा का सारा हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट पैटर्न पे विकास हो रहा था। लेकिन 1990 के बाद यानी कि 91 के बाद यानी 1991 में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया गया। ओपन कर दिया गया मतलब कि बाहर से लोग आ सकते हैं, अपना टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बड़े पैमाने पे रिस्ट्रिक्शन था कि इस क्षेत्र में सरकार ही सिर्फ पैसा लगा सकती है, उसको भी सरकार ने ख़त्म किया। आगे हम बताएंगे किस तरीके से एलपीजी पॉलिसी जो हम कहते हैं उसके पहले एलक्यूपी हुआ करता था। एलक्यूपी का मतलब होता है आपका लाइसेंसिंग परमिट एंड कोटा। तो लाइसेंसिंग परमिट कोटा से हमारे पास आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब अर्थव्यवस्था को लिबरल किया गया था 1991 में। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि देखिए, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व का ईजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चीज़ों को आसान किया गया। चीज़ों कैसे हैं, मतलब विदेशी इन्वेस्टमेंट को आसान किया गया या फिर टेक्नोलॉजी को बाहर से लाकर यहाँ पे उपयोग करने पर एड किया गया। टैक्स में रिबेट दी गई, बहुत सारे आपका सरकार ने आपका छूट दे रखी, यानी कि इकोनॉमी को जो रेगुलेट कर रही थी उसको डीरेगुलेट किया गया। प्राइवेटाइजेशन इंटेल ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप और स्टेट ओन बिजनेस टू प्राइवेट सेक्टर। हमारे यहाँ ये था कि जो होटल्स है, जो बसेज है, ये जो टीवी है सिर्फ सरकार चलाएगी, उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया गया। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन एम्ड एट
इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को देश दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, मतलब हमारे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में सामान आसानी तरीके से बेचेंगे और दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ सामान आसान तरीके से बेचेंगे। ये चीज़ें आपको किया गया। अब देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, दिस रिफॉर्म वाज टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को वाइब्रेट करना। जो हमारे इकोनॉमी स्टैग्नेंट था, जब पढ़िएगा कि 1951 से लेके 1985 के पहले तक भारत का जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो लेस देन 4% था, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी हम लोग कहते हैं। केंद्र राज्य कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट कम है उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है कि हमारी इकोनॉमी भी क्लोज्ड है। और हम लोग इस बात से डर रहे थे, हमारी सरकार डर रही थी कि जिस तरीके से 200 वर्षों तक लगातार हमारे कंट्री गुलाम रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, कहीं फिर से हम विदेशी कंपनियों के यहाँ पे आने दें तो फिर से मेरा देश गुलाम हो ना जाए। इस डर से जो है यहाँ की सरकार जो है दूसरे कंट्री को, व्यापारी को यहाँ पे आने देने से बचते रहे थे। लेकिन देखा गया कि दूसरे कंट्री जैसे चाइना ने 1970 में अपने आप एक अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, उसमें देखा गया साउथ कोरिया है जिसने बड़े पैमाने पर विकास किया। लेकिन चूंकि अभी तक जो हमारा विकास हो रहा था रूस मॉडल पर विकास किया जा रहा था, जबकि 1991 में हमारा रूस फेल्यूर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। उसके पीछे भी हम और जानेंगे कि देखिए इसको पहले समझते हैं, इस लाइन को समझिए कि द सिनेरियो बिफोर द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के पहले का हम सिनेरियो पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, याद रखिए। लेकिन हमारा ये अंदर चीज़ें देखना है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था हमारा पहले का था। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एलपीजी रिफॉर्म के पहले का सिनेरियो क्या था। तो प्रायर टू एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म के पहले, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले, द इंडियन इकोनॉमी वाज हेवली रेगुलेटेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था बाय द स्टेट विथ ए सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन द कंट्रोल, प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन। मतलब इसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। द इकोनॉमी वाज इनवर्ड लुकिंग, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी था, और विथ ए इंडियन रुपी बीइंग इनकन्वर्टिबल एंड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन दी सेल्फ रिलायंस। और हम लोग सेल्फ रिलायंस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेयर सीन एज द मेन ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। जो भी बड़े इंडस्ट्री हो गए सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा, और दूसरे इंडस्ट्री जो हो गए उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये सारी चीज़ हुआ करती थी कब? 1991 के पहले। और हम लोग देखते हैं देखिए इस तरह का चीज़ एक देखता हम लोग जब पढ़ते हैं न्यूज़ में कि जब 1990-91 की बात थी, 90 का क्राइसिस था, उसमें भारत के सोने को गिरवी रखा गया था 2 फेज में, है ना। भारत की सोने को गिरवी रखा गया था, जिसको जो है उस समय के एक पत्रकार ने इसको छापी थी कि भाई भारत का सोना गिरवी रखा गया है, और जिससे फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था की गई है ताकि हमारा जो तेल इंपोर्ट कर रहे थे उसका पैसा हम चुका पाएँ, हम लोग विदेश से जो लोन लिए उसको हम लोग पैसा चुका पाएँ। क्योंकि हमारे के यहाँ 2 महत्वपूर्ण कंट्री थे, एक गल्फ था जिससे हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे थे, उस समय युद्ध चल रही थी, और दूसरा हमारा यूएसएसआर एक बड़ा सहयोगी था जो टूट गया था, खुद परेशान था, भारत को इसमें क्या सहायता कर सकती थी। तीसरा था हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। हम आपको बता दें कि जिस समय 1990 में क्राइसिस था, 1990 में जो क्राइसिस था मैं बता दूं एक बार देखिए। उस समय जो 90 के दरमियान जो चुनाव हुआ था उसमें, उसके पहले राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दोबारा जब चुनाव हुआ तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो बीपी सिंह, देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, जो कि भाजपा का सहयोग से बनाए गए। बाद में इन्होंने मतलब कि समर्थन वापस ले लिया, तो इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद जो है ये जो चंद्रशेखर हैं, 1990 के दरमियान जब सोना गिरवी रखा गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। और आपको बता दें कि ये जो इनका जो सरकार चल रही थी राजीव गांधी के सहयोग से चल रही थी, है ना, राजीव गांधी के सहयोग से चल रही थी। और थोड़ा सा देखते हैं, आपको समझ में अच्छे तरीके से आपको आएगा। देखिए अब चंद्रशेखर हैं, और ये उस समय जो हमारे देश में यशवंत सिन्हा जो हैं देश के वित्त मंत्री थे। देखिए
जसवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री थे। और समझिए हमारे जो श्री वेंकटरमन जो थे उस समय गवर्नर थे देश के, गवर्नर 90 से 92 के तक हमारे देश के गवर्नर रहे। यानी कि जब रिफॉर्म शुरू हुआ उसमें भी गवर्नर थे, और जब क्राइसिस हुआ तो भी गवर्नर थे, भारत के गवर्नर थे। और उस समय देश के जो वित्त मंत्री थे, कब जब सुधार लाया गया तो आपका जो है मनमोहन सिंह थे, और देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्लियर है। तो बहुत सारे नाम मैंने बताया है। जब आप जीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये सारे नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कि जब देश में 1990 में क्राइसिस था तो उसमें देश के गवर्नर कौन थे, देश के वित्त मंत्री कौन थे, जब एलपीजी पॉलिसी आए तब कौन थे, उसके पहले कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे का एक स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं था, है ना। ये भी बहुत बड़ा समस्या हुआ जो 1990 में क्राइसिस है उसमें। हालांकि बहुत लंबा समय नहीं लगा, हम कुछ ही दिन तक थे, नहीं तो हमारा देश भी श्रीलंका की तरह ग्रीस की तरह दिवालिया हो जाता। क्लियर है। लेकिन फिर भी जो है हमारे देश की सरकार ने सही समय पर सही डिसीजन लिया और क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी किया। डेट मीन्स कि हमारे देश में ये परमिशन दिया गया कि दूसरे कंट्री के लोग आके यहाँ पर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडीआई का परमिशन दिया गया और यहाँ के लोग भी दूसरे कंट्री जा सकते हैं, जिससे हमारे क्या हुआ कि ना सिर्फ जो है एलपीजी पॉलिसी से हमारे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, बल्कि बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिला, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बूम आया और देश की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्षमता है, वो पहले से बढ़ा। क्योंकि जैसे कि देखिए हुआ कि जब इन्वेस्टमेंट 91 के बाद से शुरू हुआ, 91 के बाद से जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ तो इन्वेस्टमेंट से दो फायदा हुआ। एक तो हमारे क्या इनकम, जो इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ा, और आप सुनते होंगे 1990 के बाद जब मजदूरी रेट बढ़ा, पहले मजदूरी रेट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई। तो मल्टीनेशनल कंपनियां आई थी, एक लॉन्ग प्रोजेक्ट लेके आई जो इंडस्ट्री लगाना शुरू हुआ, और इंडस्ट्री लगाने के क्रम में आपका जो है बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला। जब इंडस्ट्री बन के तैयार हुआ फिर उसको रोज़गार मिलना शुरू हुआ। उसके बाद साथ ही साथ जो है डेट मीन्स की इन्वेस्टमेंट जब हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हमारे क्या बड़े पैमाने पर रोज़गार, चूँकि मुख्य उद्देश्य था हमारे देश में कि रोज़गार सृजन करना, और जब विदेशी लोग आए तो अपना डॉलर लेके आए, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। हम आगे पढ़ाएंगे कि 90 के दशक में हमारे रुपीज़ को आपका जो है डिवैल्यूएट भी किया गया ताकि अधिक से अधिक फॉरेन करेंसी यहाँ पे आए, जिससे हमारे पास विदेशी कंपनियों के आने से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, और उस रिजर्व से हम लोग विदेशों से जो हम लोन ले रखे थे उससे हमें उसको देना काफ़ी आसान हो गया। उस समय हमारा देश जो है एक काफ़ी कर्जदार देश बन चुका था। आज जो है हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन सोचिए उस समय इतनी सारी समस्याएं हुआ, इस समस्याओं को दूर करने का जो श्रेय जाता है 2 व्यक्ति को जाता है। हालांकि बहुत सारे लीडर्स उसमें थे, लेकिन 2 व्यक्ति उसमें थे, एक मनमोहन सिंह थे और दूसरे व्यक्ति का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन तीसरे व्यक्ति भी थे जिनका नाम था जगदीश भागवती, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो कि भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन उस समय हार्वर्ड में प्रोफेसर रहे। और उनकी जो पॉलिसी थी ओपन इकोनॉमी पॉलिसी था, ओपन इकोनॉमी पॉलिसी का जो मॉडल था, उनको कहा भी जाता है कि जो हमारे जगदीश भागवती हैं, जो हमारे एलपीजी पॉलिसी के इंटेलेक्चुअल फादर हैं, मतलब जिनकी जो आइडिया दिया गया था वो जगदीश भागवती के द्वारा ही दिया गया था। देखिए हमारे के यहाँ जो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, was an economic crisis in India resulting from a balance of payment deficit due to excess reliance on import and अदर एक्सटर्नल फैक्टर। चूँकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि हर चीज़ दूसरे कंट्री से हम लोग लाते थे, उसके लिए हम लोग फॉरेन एक्सचेंज देना होता था। क्लियर। अब और देखिए इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्टेड वर्सनिंग इन 1985, 1985 से शुरुआत हो गया था। आज इम्पोर्ट स्वेल, चूँकि हमारा इम्पोर्ट काफ़ी बढ़ गया था, विदेशों से आना सामान काफ़ी बढ़ गया था। लिविंग द कंट्री इन ट्विन डिफिसिट। ट्विन डिफिसिट का मतलब है कि हमारा जो है रेवेन्यू डिफिसिट और साथ ही साथ हमारे के यहाँ जो साथ ही साथ फिजिकल डिफिसिट और हमारे के यहाँ बड़े पैमाने पर काफ़ी बढ़ गई थी। क्लियर है। अब चलिए आज के सेशंस में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दें। देखिए चलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था, और आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दें। तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव फिलहाल आपको बता दूं
कि हमारा जो एलपीजी पॉलिसी है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। ये दोनों लैंग्वेज में आपका ये प्रेजेंटेशन है, मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, इससे नोट्स बनाने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। क्लियर है। देखिए दो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंग इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गिव ए न्यू मार्केट। हमें एक नया बाज़ार ढूंढना था, हमने दूसरे कंट्री को भी नया बाज़ार दिया और हमें भी एक नया बाज़ार मिला। चूँकि 91 में जो पॉलिसी आया था उससे ना सिर्फ विदेशी लोग यहाँ पे आए, लेकिन हम भी विदेश जाना शुरू किए। हमने भी, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट था वो भी विदेश में बिकना शुरू हुआ। दूसरा था कि जो NEP जो है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इंटेंडेड ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो मुद्रास्फीति है, उसको कम करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद तीसरा जो था, इट इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। चूँकि हमारा जो एक अर्थव्यवस्था सिक्योर गई थी, हमारे देश की ग्रोथ को बढ़ाना था, ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट उद्देश्य था, इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू मार्केट इकोनॉमी बाय रिमूविंग द काइंड्स ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन था वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे कोटा था, परमिट था। कोटा में था कि यदि आपकी कंपनी है तो आपको 100 पीस बनाना है तो 100 पीस ही बनाना है। अगर आपका डिमांड 150 तो नहीं, आपको 100 ही पीस बनाना है। अगर रिस्ट्रिक्शन किया गया कि आपको इतना रुपया का मार्केट में सामान बेचना, इतना ही करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शन था उसको सरकार ने हटाई। इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स। या ऑब्जेक्टिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कि जो अंतर्राष्ट्रीय गुड्स है, जो वस्तुएं सेवाएं हैं, उसका यहाँ पे उपयोग हो और हमारे यहाँ का सेवा भी दूसरे कंट्री में उपयोग हो। इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर थे, प्राइवेट कंपनियां थी, उसको एक जगह देना था। ये भी बड़ा उद्देश्य था। और इसमें कहा गया था कि अगर इस तरीके से की जाती है तो भारत जो है बड़े पैमाने पर आगे ग्रो करेगा। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ 1991 में। इसका एक उद्देश्य, इसके दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था कि देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है ना कि आपका देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और जो हमारा अर्थव्यवस्था में ये जो रिसेशन था यानी मंदी था वो दूर होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना था। दैट मीन्स सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि दैट मीन्स जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, है ना। अब जब रोज़गार बढ़ेगा तो हमारा जो इकोनॉमी है जो कि विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी में था, ये जो विशेष सर्किल पॉवर्टी मतलब हमारा जो लो प्रोडक्टिविटी था तो लो इनकम था, लो इनकम था तो लो सेविंग था, लो सेविंग था तो लो इन्वेस्टमेंट था, लो प्रोडक्टिविटी था। अब क्या है कि अगर इसको बूस्ट करते हैं अर्थव्यवस्था में, अगर देखिए अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन मतलब इनकम बढ़ेगा, इनकम मतलब जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा मतलब रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा मतलब इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा मतलब सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यानी कि हमारा जो विशेष सर्कुलर पॉवर्टी है उसको ब्रेक करना ये बड़ा था। क्योंकि भारत के पास सब कुछ था, भारत के पास ह्यूमन रिसोर्सेज थे, भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज था, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज था उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं था। तो 1990-91 में, हम 90-91 की जो बात कर रहे हैं, 90-91 में जो क्राइसिस था और उस समय जो पॉलिसी आई उसका मुख्य उद्देश्य था हमारे इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना। मॉडर्नाइज का मतलब होता है हम लोग आधुनिकीकरण, इसको एक लाइन में कहते हैं एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। नए तकनीक के अपनाने को विधि को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और 1900 उस समय जो है दूसरे कंट्री में जो है बड़े पैमाने पर चेंजेज हो रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ ये चेंज नहीं हो पा रहा था।
हमारे क्या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। दैट मीन्स कि हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में मतलब जो चेंज होने चाहिए, जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, जैसे कि और दुनिया के अलग कंट्री में हो रहा था, उस तरह के चेंजेज हमारे के यहाँ नहीं हो पा रही थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ते जा रही थी। लेकिन 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई तो हमें एक मौका मिला अपना परफॉर्म करने का, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ के हर क्षेत्र के लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला। इस तरीके से देश की जो जीडीपी है बड़े पैमाने पर बढ़ा। 1991 के बाद जो है देश कभी पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखा। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें कि 1991 की पॉलिसी के बाद जो है बड़े पैमाने पर एजुकेशन में भी रिफॉर्म आए। बट आज भी देखिए, आज भी हम लोग जो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, आज भी कॉलेजेज में जो है, विश्वविद्यालय में जो है बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी देखते हैं बहुत सारे का मैक्सिमम जो अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल कॉलेज है, ब्लैक बोर्ड पे ही लोग पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड से हम लोग वाइट बोर्ड पे आए, वाइट बोर्ड से हम लोग प्रोजेक्टर पे आए, प्रोजेक्टर से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं। तो इस तरह का चेंज हो रही है आस्ते आस्ते। चूँकि पहला फेज़ में चेंजेज बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में मिला, दूसरा फेज़ में आपका जो है फिर छोटे छोटे शहरों में आया, और आज का इसका जो फ्रूट्स है, जो इसका कना है, वो फैल गया है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक, इसका बेनिफिट मिल रहा है। आज जो अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, आज जो अपने हाथ में या फिर घरों में बहुत सारे टीवियाँ देख रहे हैं, जो बहुत सारे टीवी चैनल है, ये सारा का सारा जो है 91 के बाद से ही संभव हो पाया है। चलिए मैं कुछ और मैं आपको दिखलाता हूँ प्रेजेंटेशन से, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। देखिए हम आपको बता दें कि फिर से, और लास्ट है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लासेज में सिस्टमेटिकली इसके बारे में बताएंगे। जो लिबरलाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन रेगुलेशन है, इसको पहले हम लोग 91 के पहले इसको बोलते थे LPQ मतलब लाइसेंसिंग परमिट एंड कोटा, और अब इसे क्या बोलते हैं LPG मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम इसके बारे में बताएंगे। लाइसेंसिंग का मतलब हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, हर छोटे मोटे काम के लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन लाइसेंसिंग राज को, दैट मीन्स ये रेगुलेशंस था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, और परमिट को भी ख़त्म कर दिया, और कोटा सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। अभी क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। जैसा कि मैंने हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट की बात की थी, जिसको जो क्वाइंड किया गया था इंडियन इकोनॉमिक्स राज कृष्णा के द्वारा क्वाइंड किया गया था। यानी हमारा जो 1951 से लेके 85 के पहले का ही हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो था, जिसको हिंदू ग्रोथ के नाम से बताया गया था। आपका जो है ये जो राज कृष्णा है, राज कृष्णा कौन है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राज कृष्णा वाज एन इंडियन इकोनॉमिक्स हु टाउट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हुआ करते थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर द फेज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ विच ही क्वाइंड फॉर द इंडिया लो रेट ऑफ GDP ग्रोथ बिटवीन 1950 से 1980 के बीच में। जो मैंने कहा ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो था, जिसको आपका जो है राज कृष्णा है ना, राज कृष्णा जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टर्म को आपको दिया था। मैंने इनके बारे में भी बताया कि मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे जब LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये आपका जो जगदीश भागवती, इसका मैंने बार बार नाम ले रहा था, जगदीश भागवती आपका है रिगार्डेड एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी आप लोग को काम देने वाला है। आज जो हमारे ये जो PV नरसिम्हा राव हैं, चूँकि राजीव गांधी के उस समय मर्डर हो गया था चुनाव प्रचार के दरमियान, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो एक नए चेहरा जिसको तलाश थी, वो चेहरे थे आपका, इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। क्योंकि 1990 में जो क्राइसिस था, उस क्राइसिस से दूर करने का किसी श्रेय जाता है तो 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3, और भी बहुत सारे लोग हैं। इनकी आइडिया है जिनको इन्होंने फॉलो किया। जब ये बहुत कम लोग जानते हैं, हमेशा लोग इनको जानते हैं, इनको कोट करते हैं, इनको कोट करना मत भूलिए। और पॉल क्रुगमैन जो जिन्हें 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने एक बार कहा भी कि भाई जगदीश भागवती जितना काम किया है और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को नोबेल मिले, लेकिन ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, पूरे दुनिया के लिए रहे हैं, भारत मूल के हैं, इसलिए इनको कभी इग्नोर नहीं करना है, इनको भी समझना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो थोड़ा सा जगदीश भागवती देख लीजिए कि जनवरी 2004 भागवती पब्लिश्ड इन डिफेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन के डिफेंस में कुछ बातें कही थी। ए बुक इन विच ही आर्ग्यूड दैट ग्लोबलाइजेशन व्हेन प्रॉपर्ली गवर्न इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स फॉर द सोशल गुड इन द वर्ल्ड टुडे। यानी यदि इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो पूरे दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है।
आज जो महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, आज जो महिलाएं इतनी पढ़ रही हैं बड़े पैमाने पर, कहीं न कहीं हमारे क्या जो एलपीजी रिफॉर्म उसके बड़ी देन है। क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म के बाद बड़े पैमाने पर घरों में टीवी आए, सीरियल्स आए, सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिसके कारण हमारे जो 2 जनरेशन पहले, चूँकि 1991 में हमारे क्या बड़े पैमाने पर लोग सीरियल देखा करते थे, और सीरियल देखते देखते जो है महिलाएं, यानी कि जो पहले की माँ थी, अपने बेटियों को जो है स्कूल कॉलेज भेजने के लिए एक प्रेरणा बनी, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि महिलाओं को शिक्षा देने से समाज में बड़े पैमाने पर सुधार होगा। हालांकि एलपीजी पॉलिसी का बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोग कहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव देखिए आज जो पहले 1990 के दरमियान में जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, किस तरह से 15 साल के पहले होते होते वो कन्या बन जाती थी, आज जो है किस तरह से जो है वो अपने अधिकार की बात करती है। तो 1990 में 91 में जो सुधार आया है उसमें बड़े पैमाने पर देना है। इस बात को खुद आपका जो है जगदीश भागवती साहब 2004 में कहते हैं कि यदि इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो डेवलपमेंट का बड़ा एक टूल हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा और मैं बता दूं कि 1990 के पहले इस तरह जो छोटे छोटे बच्चे, जो महिलाएं हैं, खेतों में काम किया करते थे, लेकिन किस तरह आज इस तरह के स्कूल बच्चे जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है इसकी ज़रूरत, इसकी बड़ी भूमिका है, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म की बड़ी भूमिका है। और ये सिर्फ ना हमारे देश में बल्कि दूसरे कंट्री में भी जहाँ पे लागू किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पर जो पहले बच्चे होटल में काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करते थे, अब काम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते थे। पहले छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किस तरह से लोग खेतों में काम करते थे, अब इस तरह का सीन देखने को मिलता है। हम नहीं कहते जीरो मिलता है, लेकिन कम मिलता है। ठीक है, देखिए और भी कुछ है बातें हैं, तो मैंने आपको बताया, काफ़ी मैंने डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास किया है। इसका और लेक्चर मैं आपको बताऊंगा, जो प्री एलपीजी रिफॉर्म इरा के बारे में बताऊंगा। डैट मीन्स इस पर जो लेक्चर्स है अगर पूरे सुनते हैं और पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इसमें से जो एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो कोई भी एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ऑप्शनल पेपर का एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स, आप डाउनलोड कर लीजिए। एफओ का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, बीए का इकोनॉमिक्स हो, या यूपीएससी का इकोनॉमिक ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, या यूजीसी नेट का इकोनॉमिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।